नमस्कार। सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। देश में लोकसभा चुनाव में दरअसल अब करीब एक साल बचा है और सियासी दलों ने अपनी कमर कसना शुरू कर दी है। एक तरफ बीजेपी है जो तीसरी बार सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत लगा रही है और शायद यही वजह है कि चुनाव से एक साल पहले ही प्रचार का बिगुल फूंकने की तैयारी है। 30 मई से बीजेपी का महाअभियान शुरू हो जाएगा, जिसके तहत बीजेपी के बड़े नेता सरकार के कामों के साथ जनता के बीच पहुंचेंगे और दूसरी तरफ विपक्ष है जिसमें 2024 के मुकाबले से पहले ही फूट पड़ती दिख रही है। पहले तो कर्नाटक में सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह से विपक्ष के कई बड़े चेहरे गायब दिखे और अब कांग्रेस ने इशारों में ये कह दिया कि विपक्ष का पीएम उम्मीदवार का चेहरा उनकी पार्टी से हो सकता है। ऐसे में तमाम सवाल उठते हैं और सबसे अहम सवाल, क्या चुनाव से पहले गठबंधन की गांठ खुल गई है? विपक्षी एकता की जो बात कही जा रही थी, क्या वो बातें सिर्फ बातों तक सीमित रह जा रही हैं? और कैसे साफ होगा 2024 में विपक्ष का रास्ता? 24 की लड़ाई में क्या पार्टियां अकेले चढ़ाई करेंगी? लोकसभा चुनाव में क्या मोदी बनाम विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं दिख रहा है? क्या पीएम की दावेदारी को लेकर विपक्ष फंस जाएगा? ये बड़े सवाल। इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट देखते हैं। चौबीस के लोकसभा चुनाव में अभी भले ही करीब एक साल का समय बाकी है, लेकिन चुनाव की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। 2024 के रण में दम दिखाने के लिए सियासी दल मैदान में हैं। इस बीच बीजेपी ने अपना पूरा प्लान तैयार भी कर लिया है। हम जनता के बीच में जाएंगे, अपनी सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे, उनके साथ संवाद करेंगे कि हम और अपनी सरकार की व्यवस्थाओं को और अच्छा और बेहतर कैसे बना पाएं। मकसद ये है कि हमारी सरकार अच्छे और बेहतर तरीके से काम करे। लोकसभा चुनाव की लड़ाई में बीजेपी जून से ही जुटने की तैयारी में है। इसीलिए 30 मई से ही बीजेपी महासंपर्क अभियान शुरू कर रही है। इस अभियान के तहत बीजेपी घर घर जाकर अपने काम गिनाएगी। इस अभियान की जिम्मेदारी पार्टी के 8 पदाधिकारियों को दी गई है, क्योंकि बीजेपी इस बार यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर जीत को अपना टारगेट मान रही है। निकाय चुनाव में मेयर पद की सभी 17 सीटों पर क्लीन स्वीप करने के बाद बीजेपी को सभी 80 सीटों पर जीत की उम्मीद भी है। यकीनन जिस तरह निकाय चुनाव में जो परिणाम है वो बहुत ही उत्साहवर्धक थे और पूरे उत्तर प्रदेश की आवाम ने हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे, योगी सरकार, मोदी सरकार के कामों पे मुहर लगाई अपने विश्वास की। और हमें पूरा यकीन है कि निकाय चुनाव में, इस अपने लोकसभा चुनाव में भी हम ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। अब 80 सीटों पर जीत की उम्मीद के साथ उतर रही बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस से है, जो कर्नाटक में जीत के बाद इस उम्मीद में है कि विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी का मुकाबला करेगा। 2024 का जो चुनाव है ये चेहरों का चुनाव होगा। तो एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है, तो कोई ऐसा चेहरा चाहिए जो मोदी जी को हरा सके। और मैं ऐसा मानता हूं कि रीजनल पार्टीज के किसी भी नेता का चेहरा इतना बड़ा नहीं है जो राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी जी को चुनौती दे सके। तो कांग्रेस के ही किसी लीडर को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाना चाहिए। विपक्ष भले ही एकजुट होने का दावा कर रहा है, जमीन पर गठबंधन की गांठ खुलती हुई दिख रही है। कर्नाटक में सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण से अखिलेश की दूरी और जयंत चौधरी का शामिल होना ये सवाल है कि 2024 से पहले क्या विपक्ष में बिखराव है, और अगर विपक्ष में बिखराव है तो वो 24 के चुनाव में बीजेपी का मुकाबला कैसे करेगा, जो अभी से चुनाव की तैयारी में जुट गई है। टीम न्यूज स्टेट। चलिए, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए। उनका तारुफ आपसे करा दें। फराज किदवई साहब, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की, प्रियंका गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से, और अनुपम मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। बीजेपी से भी हमें ज्वाइन करेंगे संजीव मिश्रा जी कुछ ही वक्त में। लेकिन अनुपम सर, पहला सवाल आपसे आज, क्या विपक्ष अपनी ढपली, अपना राग वाले मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहा है, या फिर एकजुटता देखी जा सकती है जैसा हमने कई दशक पहले राजनीति में देखा था, जब इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ उस तरह की एकजुटता विपक्ष की तरफ से दिखी थी? देखिए, एक मुख्य समस्या विपक्षी एकता में ये आती है कि जितनी ही रीजनल पार्टीज हैं, जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, वो अपने अपने राज्यों में काबिज हुए हैं कांग्रेस को ही हटा। तो किसी मतलब वैक्यूम में नहीं आए हैं। वहां पे आने के लिए उन्हें कांग्रेस को मात देनी पड़ी है। आप केजरीवाल को देख लें दिल्ली में, आप पटनायक को देख लें उड़ीसा में, आप ममता बनर्जी को देख लें, उत्तर प्रदेश देख लें, बिहार देख लें, तो हर जगह
इन लोग कांग्रेस को ही मात देकर इन्होंने अपना क्षेत्रीय दल खड़ा किया है। और ऐसे में इनके लिए जो सबसे बड़ा खतरा, और ये जितने क्षेत्रीय दल हैं, मुसलमान वोट इनके लिए हमेशा एक बहुत अपरिहार्य वोट रहा है, उसके बगैर ये खड़े नहीं हो पाते। कांग्रेस को ट्रेडिशनली मुस्लिम वोट मिलता रहा है, ऐसे भी सारे दल कांग्रेस से हमेशा, जिसे कहना चाहिए, सशंकित रहते हैं कि ऐसा न हो कि हमारा मुस्लिम वोट बैंक वापस कांग्रेस की तरफ चला जाए, जैसा कि अभी हमने निकाय चुनाव में देखा कि कांग्रेस को कई जगह मुस्लिम वोट मिलता हुआ नजर आया बसपा के साथ। अब ऐसे में इन लोगों को, अब आपने देखा कि ये राष्ट्रपति चुनाव देखा था, फिर उपराष्ट्रपति चुनाव देखा था। राष्ट्रपति चुनाव में जो आपको विपक्ष की एकता नजर आई थी, वो उपराष्ट्रपति चुनाव में बिखर गई। अब इसी बार आप देख लें, आप अखिलेश को देख लें, उद्धव ठाकरे को देख लें, नवीन पटनायक को देख लें, ममता बनर्जी को देख लें, मायावती को देख लें, कोई वहां नजर नहीं आया। तो जितने बड़े बड़े राज्य हैं जिनके पास इतनी ढेर सारी सीटें हैं, उनमें से कोई शख्स आपको केसीआर तक नजर नहीं है। तो कुल मिलाकर कुछ को बुलाया गया, कुछ को लेकिन कुछ मुद्दों पर सहमति भी दिख रही है। ये बात सही है अनुपम सर की ज्यादातर मुद्दों पर विपक्ष कई बार असहमत दिखता है, लेकिन कुछ मुद्दों पर सहमत भी है। जैसे कि ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस 200 सीटों पर जहां मजबूत है वहां लड़े, बाकी क्षेत्रीय पार्टियों को मौका दिया जाए। देखिए जो आप कुछ मुद्दों पे सहमत कर रहे हैं, इसको मैं कहता हूं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे तो आपने देखा 10 साल कांग्रेस ने सरकार भी चलाई है, लेकिन इसमें दिक्कत सिर्फ इतनी है कि इस तरह के गठबंधन, कुछ मुद्दों पे सहमति वाले गठबंधन चुनाव के बाद बनते हैं, चुनाव के पहले नहीं। तो फिलहाल के लिए बड़ी दिक्कत। प्रियंका जी, सबसे अहम सवाल, क्या कांग्रेस ये त्याग करेगी कि कांग्रेस का कोई फेस नहीं होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में, या फिर जैसा प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि कांग्रेस का ही चेहरा होगा विपक्ष के पीएम उम्मीदवार की तरफ से, इस एजेंडे को लेकर पार्टी आगे बढ़ेगी? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी, अभी हमारा जो फोकस है वो राज्यों में जितने चुनाव होने जा रहे हैं उन सब में अपना झंडा लहराना है और वहां पर विजय करना, और वो भी किन मुद्दों पर करनी है, जो जनता के मुद्दे हैं, जो जरूरी मुद्दे हैं, उस पर करनी है। उसके बाद अगर हम 24 के चुनाव की बात करें तो मुझे लगता है कि आज जिस तरह से विपक्ष हमसे सहमत है और हमारा साथ देने के लिए खुद कह रहा है, तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज है। वो समय बताएगा कि कौन चेहरा होगा, कौन नहीं होगा, क्योंकि चूंकि मैं कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता हूं और मैं चाहती हूं कि राहुल गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री, पर मेरे चाहने से क्या होगा ये तो समय ही बताएगा, पार्टी बताएगी, चुने हुए सांसद बताएंगे कि कौन होगा चेहरा। पर मैं एक सवाल ये भी पूछना चाहती हूँ कि अगर भाजपा को बहुमत नहीं मिला तो वो किससे गठबंधन करेगी और उसकी प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? ये सवाल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल होगा, क्योंकि इनके पास गठबंधन के लिए बचा कौन? आप बताइए, अगर बिहार जाएंगे तो किससे गठबंधन करेंगे? चिराग पासवान से। आप ये बताइए, महाराष्ट्र जाएंगे तो किससे गठबंधन करेंगे? तो सवाल बहुत पेचीदा है उनके सामने। नहीं मैम, सवाल ये है कि स्टेक्स फिलहाल आपके दांव पर हैं, और विपक्ष को मोदी के सामने क्या फेस रखने की सहूलियत मिल पाएगी ऐसी, जब लड़ाई दिख रही है? लड़ाई दिख रही है, पर लड़ाई तो उनको भी लड़नी है ना, हमें को थोड़ी लड़नी है। हम तो लड़ाई लड़ रही रहे हैं, हम तो सत्ता में नहीं है, हमको तो ये नहीं करना। बीजेपी का तो क्लियर है कि वो मोदी के चेहरे पर ही लड़ेंगे, तो सबको पता है। लेकिन सवाल ये है कि विपक्षी एकजुटता की जो बात कही जा रही है, सुनिए ना प्रियंका जी, अगर सीटें नहीं मिली तो गठबंधन किस पे करेंगे, वो भी तो पूछिए। ये तो पोस्ट पोल हो गई, ये तो पोस्ट पोल बात हो गई, जिसको लेकर अनुपम सर ने भी कहा कि पोस्ट पोल क्या होता है वो देखा जाएगा। लेकिन उससे पहले की जो लड़ाई है, वहां तक पहुंचने की जो लड़ाई है, वहां कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष कहां खड़ा है, खास करके उस स्थिति में जब सिद्धारमैया की शपथ ग्रहण में एक मौका था विपक्षी एकता को दिखाने का, लेकिन न केजरीवाल पहुंचे, न ममता बनर्जी पहुंची, न अखिलेश यादव पहुंचे। तो सवाल वही कि विपक्षी एकता है कहां पर? विपक्षी एकता तो तब भी दिखी थी जब भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, विपक्षी एकता तब भी निकली जब लोगों ने सहमति जाहिर करी। तो मैं समझती हूँ कि अगर कोई पार्टी लीड कर सकती है आज के समय में तो वो कांग्रेस पार्टी, और आज देखिए भारतीय जनता पार्टी की 4 स्टेट में जो है बहुमत की सरकार है, और हमारी भी 4 स्टेट में बहुमत की सरकार है। तो फासला सिर्फ इतना है कि उनके पास गठबंधन के लिए कोई चेहरा नहीं है, हमारे पास गठबंधन के लिए लोग नहीं लगा। फराज किदवई साहब, क्या कांग्रेस विपक्षी एकता का जो एक कोट अनकोट नारा है वो लीड करेगी तो आप लोग पीछे लगेंगे, उसके साथ खड़े रहेंगे, या फिर जैसा कि दिल्ली में कुछ महीने पहले अखिलेश यादव ने इशारा किया था कि समाजवादी पार्टी में एक राष्ट्रीय पार्टी की तरफ चुनाव लड़ेगी, रायबरेली में लगातार आप लोग ताकत लगा रहे हैं कि वहां पर भी इस बार उम्मीदवार उतारा जाए? देखिए, 2024 का जो चुनाव है ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता लड़ेगी, और जनता हमारा चेहरा होगा, जनता हम लोगों के आगे होगी, और हम लोग जनता की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे।
जहां तक रही बात के अभी हम लोग बात कर रहे थे कि विपक्षी एकता कैसे होगी, क्या होगी, कर्नाटका में मंच नहीं साझा किया कुछ नेता लोगों ने, तो देखिए ये बहुत मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी प्रोग्राम में कोई अपने पर्सनल एंगेजमेंट। नहीं फराज साहब, इससे पहले भी जब भारत जोड़ो यात्रा को लेकर न्योता मिला था आपकी पार्टी को ऑफिशियली, तब भी अखिलेश यादव शामिल नहीं हुए थे। अखिलेश यादव ने दिल्ली में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो निशाना साधा था, वो भी मैंने आपको बताया। रायबरेली पहुंचकर भी अखिलेश यादव ने इशारा किया था कि इस बार आपकी पार्टी वहां मजबूती से चुनाव लड़ेगी, और अभी तक जो सांसद रहे हैं या उसके पहले के भी, उनको लेकर भी अखिलेश यादव ने इशारे में या ये कहे कि सीधे लफ्जों में सवाल उठाए थे। तो इससे सवाल उठा कि क्या कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी उस ओर बढ़ रहे हैं विपक्षी एकता की तरफ, या अलग अलग रास्ते बढ़ रहे हैं, या किसी तीसरे मोर्चे की बात हो रही? नहीं आयुष जी, अभी देखिए आपने जैसे बोला कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, तो क्या हमारी पार्टी मजबूती से चुनाव ना लड़े? अगर हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, बिल्कुल मजबूती से लड़े। मेरा सवाल ये था कि जैसे कि विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा कि करहल में कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार नहीं उतारा, 2 सीटें ऐसी थी जहां पर समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार नहीं उतारे थे। एक सीट रामपुर खास की थी जहां से आराधना मोना मिश्रा विधायक चुनकर आए। हाँ, तो सवाल तो इसीलिए ना फराज साहब कि इस बार आप लोग तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की, वहां खुद आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा है। वही बात हो रही कि एकता की बात जो है वो साथ चलकर है, या अलग अलग रास्ते 24 की लड़ाई में पहुंचने की है? नहीं, देखिए क्या है ना, ये तो वक्त बताएगा। और पॉलिटिक्स में एक बहुत अच्छी कहावत है कि वन डे इज इनफ फॉर पॉलिटिक्स। एक दिन में क्या हो जाए क्या ना हो जाए ये हम सबको पता है। दूसरी बात, अभी कुछ दिनों पहले इंडियन एक्सप्रेस में आदरणीय पी चिदम्बरम साहब ने एक लेख लिखा था। उस लेख के हिसाब से उन्होंने बोला था कि कांग्रेस पार्टी इस टाइम 209 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है। तो जब कांग्रेस पार्टी पी चिदम्बरम साहब कह रहे हैं कि 209 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है, तो बाकी जगह तो और पार्टी चुनाव लड़ेंगी ना। तो अब ये डिपेंड करेगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या फैसला लेते हैं। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला लेंगे, समाजवादी पार्टी उसके पीछे खड़ी, उसके हिसाब से काम होगा। लेकिन ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जनता ने ठान रखी है कि इस महंगाई और बेरोजगारी से छुटकारा दिलाने के लिए जनता इस बार चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को इस बार सत्ता से हटाएगी। ये तय है 2000। ठीक संजीव जी, हर बार जरूरी नहीं होता चुनाव में कि कोई फेस हो ही। लोकतंत्र पे ये भी हमने देखा कि बिना फेस के भी विपक्षी एकता वाला फॉर्मूला काम आया, और आपकी भी पार्टी उन गठबंधनों में रही है। तो मोदी के सामने कौन होगा, ये सवाल नहीं भी होगा तो भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा क्या? देखिए आयुष, ये चुनाव जो लोकसभा का चुनाव है, ये देश का चुनाव है, ये गंभीर चुनाव है। जोड़ तोड़ ये लेकिन प्रकार वो वहां यहाँ और हमने इतना कर दिया, इससे काम नहीं चलता है। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि अभी जब लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ था, तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में था। कांग्रेस को तो कोई नामलेवा भी नहीं था, और इन्होंने तो अपने राहुल जी को यहाँ उत्तर प्रदेश से हरा करके भेजा। लेकिन सपा का और बसपा का जो गठबंधन है, वो गठबंधन वाले कह रहे थे कि हम 80 सीटें जीतेंगे। तमाम चैनलों पे मेरी उनके सामने रूबरू जब हुई, तो उन्होंने एक ही स्वर में एक ही बात कही कि हम 80 सीटें जीत रहे हैं। नतीजा आपके सामने है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकारें हैं, वो सरकारें जनता के हितों के काम कर रही हैं, जनता से जुड़ाव रखती हैं, और हमारे पन्ना प्रमुख से लेकर के बूथ लेवल तक हमारा संगठन है, जिसके माध्यम से हमारे जो विकास के काम है वो जनता तक पहुंचते हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि केवल विपक्ष का काम विरोध करना रह गया, सरकार का विरोध करना, भाजपा का विरोध करना। मुझे लगता है कि जो काम कह रहे हैं कि साहब जनता लड़ेगी, हम नहीं लड़ेंगे, तो आप नहीं लड़ेंगे, जनता लड़ेगी, ये बड़ा अप्रत्याशित है। और कई लोग तो बड़ा टिपिकल बातें कर रहे हैं कि साहब कर्नाटक क्या जीत लिया। अब लगता है कि पूरे देश की जनता ही उनके साथ हो गई। इस गलतफहमी में न रहे। 2024 में प्रचंड बहुमत से मोदी जी फिर से, लेकिन 19 की स्थिति में और 24 की स्थिति में संजीव जी फर्क नजर आता है। प्रियंका जी, मैं आपके पास लौटता हूं। फर्क ये नजर आता है कि बीजेपी की जो शासित राज्य थे गठबंधन के साथ, वो राज्य घटे हैं। आपकी जो सहयोगी पार्टियां थी वो अलग हो गई, चाहे वो जेडीयू की बात कर लीजिए। दरअसल शिवसेना से आपका गठबंधन जो है वो टूटा, वो एक बड़ा एग्जाम्पल है। अकाली दल आपके साथ हुआ करती थी, वो अलग हो गई है। तो ये बड़ा फैक्टर है कि 19 में और 24 में बड़ा फासला है। बीजेपी के लिए वन वे है या वॉक वे दिख रहा है, ऐसा तो दिखता नहीं है संजीव जी। आयुष जी, देखिए, जो क्षेत्रीय दल होते हैं और क्षेत्रीय स्थितियां होती हैं, उनके चुनाव आपने देखे।
तो क्षेत्रीय स्तर पर जिस तरीके के जो भी व्यवस्था थी उस आधार पर उनका निर्णय होता है। लेकिन मैंने शुरू में कहा आपसे कि ये देश का गंभीर चुनाव है, देश का चुनाव है और इस चुनाव में पूरी गंभीरता होनी चाहिए और पूरे देश की जनता में ये लगातार मैंडेट जा रहा है और देश की जनता लगातार मैंडेट दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी ही इस समय एकमात्र दल है जो देश को विश्व पटल पर किस तरीके से ले। चलिए, ये तो साफ है कि बीजेपी विश्व पटल वाली जो छवि है उसको लेकर बड़ा मुद्दा बना रही है, लेकिन प्रियंका जी साथ कैसे आएंगे जब बातें साथ नहीं दिखती हैं, नेता एक साथ नहीं दिखते हैं? आयुष जी, मैं सबसे पहले तो इनसे एक सीरियस क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। संजीव मिश्रा जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, उनसे पूछिए किन मुद्दों को लेकर वो जाएंगे जनता के बीच। वो ये बोलेंगे कि हमने जो नोटबंदी की थी 2016 में उसका कोई मतलब नहीं था, तो आज हमें फिर से नोटबंदी करनी पड़ गई। कि वो बोलेंगे जाके जनता से कि 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। वो बोलेंगे जनता से जनता ने आपके मुद्दे पर कोई बात नहीं की। अरे भाई साहब, जनता उनके बीच। चलिए ठीक है, वक्त लड़ने के लिए है नहीं मेरे पास, दरअसल वक्त कम है। फराज किदवई साहब, कांग्रेस पार्टी के साथ या थर्ड फ्रंट के साथ, क्योंकि अभी भी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ज्यादा इंक्लाइन दिखती है ममता बनर्जी और उस थर्ड लॉबी के साथ। देखिए आयुष जी, मैं आपके सवाल के अभी 3 जवाब दूंगा। पहले तो ये कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं वो अभी बोल रहे थे कि लोकसभा का चुनाव बहुत गंभीर चुनाव होता है। तो क्या विधानसभा का चुनाव गंभीर नहीं होता है? तो क्या निकाय के चुनाव गंभीर नहीं होते हैं? देखिए क्या है कि ये लोग जो हम लोग बोलते हैं ना कि लोकतंत्र खतरे में है, ये इसीलिए बोलते हैं। इनके लिए खाली लोकसभा का चुनाव गंभीर है, विधानसभा का और निकाय चुनाव इनके लिए गंभीर नहीं थे, पहली बात। दूसरी बात, मैं इनको सजेशन ये दूंगा, लेकिन आंकड़ा उनका निकाय में विधानसभा में आपसे बेहतर है किदवई साहब। अगर सीरियस नहीं लेते वो तो आंकड़ा खराब होता। नहीं, अभी आपके सामने आपके चैनल पर बोल रहे हैं कि लोकसभा का जो है वो चुनाव गंभीर चुनाव है। खैर, दूसरी बात मैं बोल रहा था कि अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता बोल रहे थे कि जनता के लिए इनकी डबल इंजन ने बहुत काम किए हैं। मैं खाली आपसे एक थोड़ा सा जल्दी रखिएगा, वक्त नहीं 50 सेकंड ही है मेरे पास। जी जल्दी कंप्लीट करिए। हाँ जी, आज की तारीख में अगर आप बेरोजगारी देखिए तो बेरोजगारी तो अलग है, लेकिन वेजेस अंडर डिस्ट्रेस भी एक चीज है जिसको लेकर के अभी बात नहीं हो रही है। तो ठीक है, बिल्कुल, ये सभी मुद्दे हो सकते हैं कि समर्थन मिलेगा नहीं मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। अनुपम सर, आखिरी में 20 सेकंड आपको दे पाऊंगा, क्या ये बड़ा फैक्टर साबित होने वाला है या फिर जैसे हमने पहले भी देखा है कि बिना नेता के, बिना एक लीडरशिप के, एक फेज के भी विपक्षी एकता की बातें हुआ करती थी? देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि पिछले 9 सालों में जो सरकार है ना वो एनडीए सरकार कहलाती है ना वो भाजपा सरकार कहलाती है। आप कॉमन बातचीत पाले में देख रहे हैं, इसे मोदी सरकार कहा जाता है। तो सरकार को एकदम नरेंद्र मोदी ने एकदम अपना चेहरा बना दिया, अपने चेहरे को पूरी सरकार पे थोप दिया है। और ऐसे में आपको जब उन्हें हराना है, उस सरकार को हटाना है, तो जाहिर सी बात है आपको एक चेहरा ऐसा लेके आना पड़ेगा जो नरेंद्र मोदी चेहरे से टक्कर सके। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में। अनुपम सर, माफी चाहूंगा, वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मोदी के सामने कौन, इसकी लड़ाई भी दिख रही है पार्टियों में भी, यानी कि विपक्षी दलों में भी अंतर्द्वंद है कि किसका फेस